हाय गाइस, वेलकम टू द एजुकेटीज। मैं हूं स्तुति गौर और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी करा चुकी हूं, तो मैं साथ में ही क्लास 9th की केमिस्ट्री को भी शुरू कर रही हूं ताकि हमारे 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट 1 है और इसका जो टाइटल है वो है हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ओके, मैटर इन आर सराउंडिंग्स का मतलब क्या है, इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हमारा आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और उसमें हमें बहुत अलग अलग वैरायटी की चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग अलग शेप की, साइज़ की, कलर की, टेक्सचर की, ये सब बहुत वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो मैटर क्या हो गया है कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, मैटर क्या है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जिस भी मटेरियल से मिलके कोई भी चीज़ बनी है, या अगर मैं सिंपल कहूँ कि हमारा यूनिवर्स जिस भी मटेरियल से मिलके बना है, उन्होंने उसे साइंटिस्ट ने उन्हें मैटर नाम दे दिया है कि उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है पदार्थ, यानी कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो एक पदार्थ से मिलके बनी है। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, इवन जो हम खाना खाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, स्टोन्स, क्लाउड्स, एयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इवन एक मतलब पानी की बूंद से लेके मिट्टी के कण तक अगर मैं देखूं तो वो सब क्या है, हमारा मैटर है, यानी वो पदार्थ है। अगर बट इससे तो एग्जैक्ट से डेफिनेशन नहीं आई, तो इससे एक चीज़ और निकल के आती है हमारी कि अगर मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में या एक डेफिनेटिव से लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो मैटर क्या है, कोई भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में जिसका कोई मास होगा और वॉल्यूम होगी, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो एयर से लेके फूड, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, मैटर से मिलके बने हैं हमारे। अब पुराने टाइम से ही ह्यूमंस को काफ़ी क्यूरियोसिटी रही है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं और उसको हमें समझना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे इस तरह से फिलोसफर्स रहे हैं, साइंटिस्ट अभी से तो आए नहीं हैं, पुराने टाइम में भी बहुत सारी ऐसी क्यूरियस लोग थे, फिलोसफीज़ अपनी देते थे और वो कहते थे कि हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए वो चीज़ों को डिस्कवर करते थे, समझने की कोशिश करते थे। तो ऐसे हमारे इंडियन जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। 5 बेसिक पदार्थ मतलब 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, पंच तत्व उन्हें बोलते हैं। वो क्या क्या चीज़ें थी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कि अब अभी तो महाभारत और रामायण चल रही है हमारी टीवी पे, तो आप लोगों ने भी ये सब पंच तत्व की चीज़ें सुनी होंगी कि उनके हिसाब से लिविंग या कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है। ठीक है, मतलब लाइफ या कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ये सब 5 चीज़ें हो। ठीक है, अब मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट हैं, अब उन्होंने भी एक नई थ्योरी जो है इवॉल्व की है। उन्होंने अब नए तरीके से मैटर को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। और उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, उनकी मैटर की फिजिकल और केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो अभी जो 9th में हम पढ़ेंगे वो फिजिकल नेचर रहेगा हमारा मैटर का, और अभी स्टार्टिंग में केमिकल नेचर हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में हम सारे क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और बाद में धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगे तो केमिकल नेचर भी आता जाएगा आपका। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि बाहर से मैटर दिखता कैसे है, वो किससे मिलके बना है कोई चीज़ें। तो ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स या लाइन्स हैं जो आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसका मतलब क्या है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अब देखिए, मैंने जैसे बताया कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर है, यानी कि अगर आप कोई टेबल देखते हैं, कोई वुड देखते हैं, वो मैटर वो भी है। और अगर आप जैसे अगर कोई शुगर देखा है आपने, चीनी सब यूज़ करते हैं, तो शुगर के जैसे पार्टिकल्स या मैटर ऐसा भी है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी डिबेट चलता रहा और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया कि हम कैसे अब इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो क्या किया है, एक बीकर में
पानी लिया है और उसमें सॉल्ट या शुगर, आप सबने नींबू पानी बनाया तो होगा ही, ठीक है। तो आप उसमें क्या किया है, फिर चीनी मिलाई है या सॉल्ट मिलाया है। अब देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो गायब हो गए कहीं, ठीक है, वो उसके अंदर मिक्स हो गए। हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में यही यूज़ करते हैं, बट वो पार्टिकल्स एक्चुअली गए कहाँ? तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ है कि जब हम पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उनके अंदर चले जाते हैं। इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा, और अच्छे से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आगे फॉर्म्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उनमें और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी तक आपको बस इतना समझना है कि कोई भी मैटर हो वो सब पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक हमारा फॉर्म ऑफ मैटर बनता है। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स है ये कितने छोटे होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एसआई यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम की है वो कॉमन यूनिट जो है वो लीटर भी हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो आप ये तो सिंपल कन्वर्जन है, आप देख लीजिएगा। अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टी पे थे हम कि कितने स्मॉल ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, तो आप देखोगे ना ये जो पार्टिकल के मैटर्स हैं ये इतने छोटे हैं कि हम इन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं इन पार्टिकल्स को, मैटर को, तो भी हमें ब्लरी इमेज ही दिखाई देती है, वो इतने छोटे होते हैं कि नहीं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ओके, तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि पोटेशियम पानी बीकर्स लिए 3-4 100 ml में उनमें पानी डाला है, ठीक है, और उसमें पोटेशियम परमैंगनीट की क्रिस्टल्स या बॉल्स डाली हैं। तो पहले वाटर तो हमने क्लियर रखा था, 100 ml वाला जो बीकर था वो क्लियर था हमारा। उसके बाद फिर हमने पोटेशियम परमैंगनीट डाला, उसमें से 10 ml वाटर निकाला और नेक्स्ट बीकर में डाला, ठीक है, नेक्स्ट बीकर में डाला, फिर वो पानी निकाल के हमने उससे नेक्स्ट में डाला, फिर वो पानी निकाल के हमने लास्ट वाले बीकर में डाला। तो आप देख रहे हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनीट, ये जो पिंक कलर है ये हमारा, ये धीरे धीरे फेड हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले बीकर में भी वो पिंक कलर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो इतना फर्दर आप डिवाइड करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आप उसमें लास्ट वाले बीकर में उसका इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है। इतना मतलब कलर जो है, इतने डाइल्यूशन के बाद भी हमने इतना पानी उनमें मिला दिया है, इतना पानी ज़्यादा हो चुका है, बट फिर भी वो पिंक कलर पोटेशियम परमैंगनेट का अभी भी विजिबल है। तो और ये ऐसे विजिबल रहेगा, हल्का सा रहे चाहे बिल्कुल, बट रहेगा ये। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि मैटर जो है वो खुद को और डिवाइड करता जाता है और स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने मैटर की हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, मैंने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जिन पार्टिकल से ये मैटर बनता है उनके बीच में कोई स्पेस होता है। अब ये कैसी बात हुई, इसको भी हम पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है। अब देखो, एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, एक सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो मिक्स हो गए थे, कहाँ, पानी के अंदर मिक्स हो गए थे, बट वो पानी के अंदर मिक्स हुए कहाँ थे एग्जैक्टली, वो पानी के अंदर वहाँ मिक्स हुए थे। तो पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, वो उनके अंदर चले गए थे, ठीक है। जैसे कि अगर इसको मैं एक छोटी सी चीज़ करके दिखाऊँ आपको, तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होता है ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब इनके बीच में अभी जब अरेंज होंगे, एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये जब अरेंज होंगे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरह से, तो इनके बीच में एक कलर है हमारा, इनके बीच में कौन सा कलर होगा, ये जो येलो कलर वाला मैं दिखा रही हूँ, इनके बीच में कोई ना कोई स्पेस ज़रूर होगा अरेंज होते हुए, ठीक है। तो उन स्पेसेस के अंदर चले गए ये पार्टिकल्स। अब होता क्या है कि जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं तो इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल कौन सी चीज़ में मिक्स हो रहा है। जैसे कि
यहाँ पे मैं सॉल्ट को मिक्स कर रही थी पानी में, ठीक है। तो पानी में ये जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये ज़्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। उसको भी हम आगे कवर करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, उनके पार्टिकल्स, ये सारे मान लीजिए पार्टिकल्स थे, और उनके पार्टिकल्स के बीच में ये जो स्पेस होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में नहीं होता है। तो अब वो सॉल्ट के पार्टिकल्स इन्हीं स्पेसेस के बीच में चले गए थे, इसी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो आपको आई होप समझ आ रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और ये जो पार्टिकल्स है, एक टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स दूसरे टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं। तो इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि इतना स्पेस है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, वो एक दूसरे को छुपा सके, इतना स्पेस था उनमें। तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है, वो जो सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो गायब कहाँ हो गए, उन स्पेसेस में। तो इससे मुझे पता चल गया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, क्या कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आगे आप जब फिजिक्स स्कूल में आपको कवर कराऊंगी तो आप एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर है 9th में, एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी हमारी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये हल्का सी बात बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझने में काम आएगी आपको। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जितनी भी मूविंग चीज़ होती है ना, कोई चीज़ मूव कर रही है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे फ्लोइंग वाटर हो गया, पानी बह रहा है तो किसकी वजह से बह रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से बह रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल होती है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे कैसे है, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है। तो इतना ही था। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, कि जब हम घर में धूप या अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, इंसेंस स्टिक हम जलाते हैं कॉर्नर में, तो आपको उसकी स्मेल, आप चाहे वो सिर्फ आपके मंदिर में जल रही होगी, लेकिन आपको अपने रूम्स तक दूर दूर तक उसकी स्मेल आती है। ऐसा क्यों? अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, इसमें और दूसरे एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? हाँ जी है। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको क्या करना है, 2 ग्लासेस या 2 बीकर्स लेने हैं पानी के, और उसमें ब्लू या रेड इंक लेनी है, धीरे धीरे डालनी है, और आपको थोड़ी देर एक में इंक डालनी है और दूसरे में हनी डालना है, और उनको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको क्या ऑब्जर्व होगा ये हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कॉपर सल्फेट का आपको वही ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, तो इसका कंक्लूजन हम देखते हैं पहले क्या है। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये आप खुद एक बार रीड कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट आपको ये इतना समझ आ रहा है कि ये जो स्मेल थी, जैसे इंसेंस स्टिक की स्मेल थी, वो हम तक कैसे पहुँच गई। इसका आंसर ही क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब वो मूव क्यों करते हैं, क्योंकि हर मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा तेज मूव करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी पार्टिकल का अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो और जल्दी मूव करते हैं। यही कारण है कि हमें उस इंसेंस स्टिक की स्मेल जो है वो, क्योंकि गर्म होती है, उसको हम जलाते हैं तो उसका धुआं हम तक पहुंच जाता है, उसकी स्मेल हम तक काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। ऐसे ही जो गर्म खाना जब बन रहा होता है, ठीक है, गरम गरम जब किचन में हमारा खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल पूरे घर में आती है हमें, इसीलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे जो मैटर का पार्टिकल है, यानी फूड भी तो एक मैटर ही है हमारा, तो उसके जो पार्टिकल्स है उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनमें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं और मूव करके हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ठंडे खाने की खुशबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि टेम्परेचर उनका बढ़ा नहीं होता, उनका टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी मूव नहीं करते हैं, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उससे हमें पता चला कि पार्टिकल्स जो है, देखो हमने क्या किया था, ब्लू इंक मिलाई थी पानी में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम
क्या हमने नींबू पानी बनाते हैं हम, या फिर हमने एक भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया था, सॉल्ट मिलाया था पानी में, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अंदर घुल गए थे, सॉल्ट पानी के अंदर घुल गया था, इंक जो है वो पानी के अंदर घुल गई थी, ठीक है। तो यानी कि मैं इसे क्या समझ सकती हूँ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और इसी इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, कि अपने आप ही घुल जाना, किसका, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप घुल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर आप पानी में अगर नमक मिलाते हैं तो आप उसे अगर इवन बहुत ज़्यादा स्टर भी नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप घुल जाएगा, तो ये अपने आप इंटरमिक्सिंग हो रही है उसकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस मिलते हैं। अब आपको पता है कि हीटिंग करने पे, जब हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाता है। आप देखिए कैसे, आप गर्म पानी में चीनी मिलाइएगा और एक ठंडे पानी में चीनी मिलाइएगा, आपको पता चलेगा कि गर्म पानी में चीनी जल्दी से घुल गई है। ऐसा क्यों, वही सेम रीज़न, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद वो पार्टिकल्स जल्दी फास्टर मूव करते हैं, तो इसीलिए फास्टर ही डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कवर हो गया है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे मैटर के पार्टिकल्स का, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, कि पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अब आप देखिए, आप जब टैप ऑन करते हैं, आपने नल चलाया है कभी, तो आपने टैप ऑन किया है तो जो उसका जो फ्लो होता है, पानी का स्ट्रीम होती है जो, वो टूटती नहीं, कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती है। आप अपना हाथ उसके अंदर डालेंगे तो भी क्या होगा, आप स्ट्रीम को कट नहीं कर पाएंगे कि पानी ऊपर के ऊपर रहेगा और नीचे का नीचे चला गया, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है, तो इससे हम क्या एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स ऐसा है जो इन्हें इकट्ठा रखता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी आसपास हमारी चीज़ें होती है वो मैटर से मिलके बनी होती है, तो आपने अपने घर पे टेबल्स देखी होंगी, डोर देखे होंगे, ठीक है, वॉल देखी होगी, तो वो अपने ब्रेक क्यों नहीं हो जाती है, मतलब फैल क्यों, अलग अलग क्यों नहीं हो जाती है, वो उसी फॉर्म में कैसे रहती है, क्यों, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है, उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स है जो उन्हें इकट्ठा रखता है, एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करता है, और जिससे वो जिस फॉर्म में है, जिस भी मैटर के फॉर्म में है, वो उसी फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। अब सॉलिड है, जैसे सॉलिड है, ये डोर वोर है, सॉलिड है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो इसी वजह से वो उसी फॉर्म में उसे रखता है। और जो स्ट्रेंथ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से मैटर में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करता है एक मैटर की फॉर्म से दूसरे मैटर से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो डोर है वो फ्लो नहीं करता, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं, पानी है, वो बहने लग जाता है, यानी उनमें फोर्स थोड़ा कम है तभी वो बहने लग जाता है। और जबकि जो डोर है वो ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा, या टेबल है वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो मैटर की फॉर्म पे डिपेंड करता है कि किस में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन होता सब में ही है, ठीक है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी कि हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब हम करेंगे कि मैटर की स्टेट्स क्या होती है, कौन कौन सी स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो 3 स्टेट होती है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, मैटर जो है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम जितनी भी आसपास अपनी चीज़ देखते हैं ना, वो इन्हीं 3 मैटर्स के स्टेट में हमें फॉर्म में मिलती है, कि आप अपने आसपास सॉलिड देखते हैं, लिक्विड देखते हैं और गैस देखते हैं, ओके। और ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स ऐसे क्यों आए हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो थोड़ी अलग अलग होती है, इसी वजह से जिनकी मतलब थोड़ी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कम स्पेस होगा जिनके पार्टिकल्स के बीच में, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो कैसी फॉर्म ले लेते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म ले लेते हैं। ऐसे ही जिनमें कम स्पेस होगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वो लिक्विड की ले लेंगे, ऐसे मतलब डिपेंड करता है। तो फॉर्म्स ऑफ मैटर 3 तरह के होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज जो मैं कवर कराने वाली हूँ सिर्फ फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर कराऊंगी, आगे के हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉलिड स्टेट। अब आप देखते हो पेन, नोटबुक, मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, इसके टेबल जितने भी सॉलिड स्टेट्स हैं बहुत सारे हैं। आप देखोगे कि इनकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है,
इनका एक फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है। ऐसा क्यों होता है? ये सॉलिड स्टेट होते हैं। जितने भी एग्जांपल्स हैं आप सॉलिड के, खुद मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़े और एग्जांपल्स दें और अच्छी बातें बताएं मुझे, और आप देखें कि आपके आसपास आप कौन कौन सी सॉलिड चीज़ें देखते हैं। तो अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको ब्रीफली करा देती हूँ। क्या कि सॉलिड्स आपने देखा है ये फिक्स शेप में रहते हैं, तो इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, बिल्कुल है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है, मतलब उनकी वॉल्यूम सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इवेपोरेट हो जाएगा या फिर ऐसे, मतलब वॉल्यूम उसकी फिक्स रहती है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, उससे बाहर वो नहीं जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आपने टेबल को कभी कंप्रेस करके देखा है? नहीं होती है वो, तो ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। आप सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉलिड जो है उनकी अपनी शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है अगर कोई बाहर का फोर्स लगाया जाए तो, ठीक है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अब सॉलिड जो आप फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन बट वो अपनी रिजिड शेप चेंज नहीं करते हैं। काफ़ी मतलब कम देखने को मिलता है कि हम आउटसाइड फोर्स की वजह से वो ब्रेक ज़रूर हो जाएंगे लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे, तो वो क्या है? रिजिड है। इसके अलावा और अगर मैं बताऊँ तो इनके पार्टिकल्स के बीच में आप कंप्रेस क्यों नहीं कर पाते हो आप, ठीक है, आप उन्हें प्रेस क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। बिल्कुल वो उनके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनमें से आप फिर अब उनके बीच में उनके एयर स्पेसेस के बीच में एयर ही नहीं होते, तो आप कंप्रेस कैसे करोगे उसे? तो कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड्स को हम। दूसरा, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही तो वो टाइटली पैक्ड है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता तो वो भी लूजली पैक्ड होते और उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता और वो कंप्रेसिबल भी होते। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ये देखिए ना के बराबर ये हम स्पेस देख रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल टाइटली एक दूसरे के बिल्कुल टाइटली पैक्ड कैसे हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से स्पेस बहुत कम है। अब कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे, 3 एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। क्या? वट अबाउट अ रबर बैंड दैट कैन चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। आपने देखा होगा कि रबर बैंड होते हैं जो लड़के अपने पॉनी टेल्स बनाने के लिए या टफ्स बनाने के लिए यूज़ करती हैं, या और भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो वो काफ़ी इलास्टिक होता है, ठीक है। अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। तो क्या वो सॉलिड है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ क्या है कि सॉल्ट और शुगर जब आप उन्हें जार में देखते हैं, ठीक है, जार में देखते हैं तो आप जिस तरह के शेप के जार में इसे रखते हैं वो वैसी ही शेप ले लेता है। जबकि हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड्स जो है अपनी शेप नहीं बदलते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई रेक्टेंगुलर जार में रखा है तो वो रेक्टेंगल की शेप ले लेंगे शुगर जो है, और अगर आपने किसी बॉटल की शेप में रखा है तो उसमें उसकी शेप ले लेते हैं वो। तो क्या वो सॉलिड में काउंट होंगे? तीसरा क्या है? एक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आपने देखा होगा, स्पॉन्ज को आप कंप्रेस कर सकते हो बट फिर भी वो सॉलिड है या नहीं? अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों है। देखिए रबर बैंड की जहाँ तक बात रही, रबर बैंड अपनी शेप तभी चेंज करता है जब उस पर कोई फोर्स लगता है बाहर से। आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो यानी आप इसे फोर्स लगा रहे हो, और जैसे ही वो फोर्स लगाना आप बंद कर देते हो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। तो और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, और यही तो हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसकी शेप वैसी की वैसी नहीं रहती है, ठीक है। आपने स्ट्रेच किया तो वो बस स्ट्रेच नहीं रहता है, वो अपनी शेप में वापस आ जाएगा जब आप वो फोर्स लगाना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हम उसे सॉलिड कह सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा कि शुगर जो है, शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, वो वैसी शेप ले लेते हैं जैसा कंटेनर है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल पार्टिकल देखोगे, उसका एक कण देखोगे, शुगर का एक क्यूब देखोगे, तो आप उसमें देखेंगे कि वो शेप नहीं बदलती है। और वही मैटर करता है कि जो क्रिस्टल होता है, एक सॉल्ट का क्रिस्टल हो गया, शुगर का क्रिस्टल हो गया, वो फिक्स रहता है। चाहे हम उसे अपने हाथ में लगा के आप देख ले, प्लेट में रख के देखें या जार में रख के देखें, वो कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। वो क्यूब नहीं बदलेगा, तो यानी उसकी फिक्स शेप है और वो सॉलिड ही है। तीसरा, स्पॉन्ज।
स्पॉन्ज पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके बीच में जहाँ पे एयर ट्रैप होती है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर निकल जाती है और हम इसी वजह से उसे कंप्रेस कर पाते हैं, बट वो सॉलिड ही है क्योंकि आप जैसे उसे छोड़ेंगे वापस अपनी शेप वापस ले लेगा और उसके अंदर वापस एयर भर जाएगी। तो इसीलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, हम इसे भी सॉलिड ही कहेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो आज जो हमने कवर किया वो मैटर की डेफिनेशन कवर की है। उसके बाद हमने क्या कवर किया है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, और फिर हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, बचे हुए फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं इन मैटर्स, इन फॉर्म्स ऑफ मैटर के बीच में चलते रहते हैं वो पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप जितना पढ़ा है आप उसे प्लीज़ रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए। बुक से ही मैंने क्योट इसलिए किया है ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी रहे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो साथ साथ आप हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।